I would like to welcome all of you on the clinical OPD workshop. Our first topic is regarding urinary tract infection. So, firstly, when it comes in our mind that what is urinary tract infection, so let's see कि आखिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है क्या। अगर हम इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन को देखें तो आपने जो पॉइंट माइंड में रखना है दैट वुड बी कि 100,000 बैक्टीरिया जो हैं वो पर ml यूरिन में अगर होंगे तो दैट वुड वी वुड कंसीडर एज अ UTI. Lower than that, we will consider a contamination. Another definition of UTI is that the presence of pathogen, any kind of pathogen that is bacterial specifically, more specifically and more commonly bacterial pathogen, E. coli, present in the urinary tract. So now here एक और पॉइंट माइंड में आता है कि क्या नॉर्मल फ्लोरा के अंदर भी इकोलाई या ये जो बैक्टीरिया है ये पाया जाता है। तो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि आपका जो जीआई ट्रैक है उसके अंदर इकोलाई नॉर्मल फ्लोरा में मौजूद है। तो जैसे ही इसे एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे ये अपनी कॉलोनीज बना सके और ग्रो कर सके ब्लैडर के अंदर या पूरे यूरिनरी ट्रैक के अंदर, तो वहां पे ये अपनी कॉलोनीज बना के ग्रो करके इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की स्पेसिफिकली, तो पैथोजन जो है वो ई कोलाई वहां पे प्रेजेंट हो ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर, और वहां अपनी कॉलोनीज बनाए तो हम इसे यूटीआई कहते हैं। अगर ये नॉर्मल फ्लोरा में इंसिस्टाइन में मौजूद है, नॉर्मल फ्लोरा में जो कि 10% मौजूद होता है, तो वहां पे ये नॉर्मल कंडीशन में इंफेक्शन कॉज नहीं करेगा। तो आपने दो पॉइंट्स क्या माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ये कि जो मोस्ट कॉमन पैथोजन है फॉर द यूटीआई दैट इज इकोलाई, एंड व्हेन it will start making colonies in the urinary tract, then we will call it urinary tract infection specifically. सेकेंड बात कि आपने जब इसका कल्चर करवाना है या एग्जामिनेशन यूरिन एनालिसिस करना है तो 100,000 यानी 1 लाख बैक्टीरिया पर ml यूरिन में पाए जाने चाहिए। एंड अदर थिंग, फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है, ये हम लेटर रिस्क फैक्टर में डिस्कस करेंगे कि फीमेल में ज्यादा क्यों कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक भी होते हैं, एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, और इसकी जैसे ही बैक्टीरिया की एज वी सेड अर्लियर कि जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी यूरिनरी ट्रैक के अंदर तो हम इसे कहेंगे कि दिस इज द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नॉर्मल कंडीशन में ये इन्फेक्शन नहीं भी कॉज करेगा, सिर्फ हम कहेंगे कि दिस इज द कंटामिनेशन। जैसे सपोज 100 100 या 1000 बैक्टीरिया पर ml यूरिन के अंदर मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि दिस इज ओनली कंटामिनेशन। अब क्या कंटामिनेशन सिम्टम्स कॉज करेगी? कर सकती है, बिल्कुल। क्या कंटामिनेशन डिजीज कॉज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। लेटर स्टेजेस पे वही कंटामिनेशन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड की तरफ भी जा सकती है, अनकॉम्प्लिकेटेड की तरफ भी जा सकती है। तो दिस इज द बेसिक्स के आखिर यूटीआईज हैं क्या। दिस इज द वेरी कॉमन इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड। 150 to 250 मिलियन केसेस हर साल एक्सपीरियंस किए जाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। दीज आर द रजिस्टर्ड केसेस according to a very recent research in 2019 अक्टूबर कि मैनेजमेंट ऑफ यूटीआईज को जब इन स्पेसिफिकली इन वुमेन में देखा गया तो ये देखा गया कि मोर देन 60% फीमेल्स जो हैं वो अपनी जिंदगी में एक बार यूटीआई एक्सपीरियंस करती हैं, एंड 20 to 40% आउट ऑफ देम एक्सपीरियंस रीअकरेंट यूटीआई। यानी उन 60% फीमेल्स में से भी 20 to 40% एक्सपीरियंस करेंगी रीअकरेंट यूटीआई, एंड दिस इज द सर्वे of 2019 management of UTI in women and practical approach for everyday practice. So अगर हम collectively बात करें for all genders and age groups,
तो स्पोरैडिक यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न ना हो जिसका कोई, तो 75% तक एक बगैर किसी रेगुलर पैटर्न के अफेक्ट करते हैं यूटीआई। 25% तक रिकरेंट यूटीआईज हैं और 2% ओनली कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की रेशियो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर हम बात करें कि फीमेल ओरिएंटेड यूटीआईज और रीअक्रेंस यूटीआईज की बहुत कॉमन है, यानी जिन लोगों को होते हैं उनको अक्सर ये कॉम्प्लिकेशन वो रीअक्रेंस में फील करते हैं ये कॉम्प्लिकेशन। अब हम कॉज की बात कर रहे थे, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट ई कोलाई इज द कॉमन पैथोजन फॉर द यूटीआई एंड approximately 80 to 90% of UTI जिसमें आपके uncomplicated UTIs हैं वो आपके E. coli की वजह से होते हैं due to the pathogen of E. coli। रेस्ट ऑफ द जो यूटीआईज हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होंगे, जिसमें क्लबशेला एंड प्रोटियस मिराबिलस है। 20% ऑफ द यूटीआई आपके इसकी वजह से हो सकते हैं। देन कुछ परसेंटेज ग्राम पॉजिटिव फोकाई जैसे स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस की वजह से हो सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल कॉजेस हैं यूटीआई के, जिसमें अ- अब अगर हम इकोलाई के स्ट्रक्चर को भी देखें तो इकोलाई का स्ट्रक्चर इस तरह है कि उसके स्टिकी एंड्स हैं। अब ये स्टिकी एंड्स क्या करते हैं, ये स्टिकी एंड्स जाके चिपक जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के साथ और वहां पे चिपक के कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज व्हाई दीज आर मोर कॉमन। लेकिन जब हम सीरियस कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड और रेजिस्टेंट यूटीआईज में सुडोमोनास एरिजिनोसा एंड इंटेरोबैक्टर एंड साइरेशिया आते हैं। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज हैं ये ज्यादातर हॉस्पिटल में जो पहले से एडमिट है पेशेंट उनमें देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शंस में मिलेंगे। इसके अलावा ये ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे जो कि पहले से जिनको कोई और डिजीज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये इन्फेक्शन रेजिस्टेंट होंगे और डिफिकल्ट टू ट्रीट होंगे एज कंपेयर टू अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है और इकोलाई की वजह से। देन सेकेंड डिग्री डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी, जब इकोलाई की वजह से इन्फेक्शन ना हुआ हो बल्कि प्रोटियस मिराबिलस या क्लबशेला की वजह से। और थर्ड लेवल पे डिफिकल्टी तब आएगी जब ये सूडोमोनास एरिथ्रोजा या साइरेशिया जो कि मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट बैक्टीरिया उनकी वजह से हुआ हो। तो ये थोड़ी सी हमने एक एक्सक्यूज मी मैम। आपके क्वेश्चंस एंड पे आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो अभी तक हमने कॉजेस की बात की है। पैथोजेनेसिस की ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है या ये अगर आप इसका पैटर्न देखें तो किस तरह। इसके पैटर्न को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो दिखने में हमारा कैसे होता है। सबसे पहले यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के ऊपर ब्लैडर है, फिर यूरिटर है, देन किडनीज हैं, और देन फिर फॉर द ब्लड सप्लाई वी आर हैविंग रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। When E. coli enters from the urethra, it will start making colonies inside the urothelial cells. यूरोथेलियल सेल्स में ये कैसे कॉलोनीज बनाना शुरू करेंगे, बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस इनसाइड द यूरोथेलियल सेल्स। यूरोथेलियल सेल्स में जो यूरोपैथोजेंस हैं यानी इकोलाई यूरोपैथोजेंस हैं वो एंटर होंगे यूरोथेलियल सेल्स में जो ब्लैडर की वॉल में है। वहां पे जाके ये बैक्टीरियम अपनी कॉलोनीज बनाएंगे और वहां वहां पे जाके फिलामेंटेशन शुरू कर देंगे। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस पिक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है, ये इकोलाई बैक्टीरिया है। इसके स्टिकी एंड्स हैं जिसको हम फिम्ब्राई भी कहते हैं या पिलाई भी कहते हैं अगर जनरली कॉमनली बात करें हम। तो ये जाके अटैच होंगे इनसाइड सेल के जो एपिथेलियल वॉल की सेल है, वहां पे जाके अटैच होंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे।
और ये पहले यूरिथ्रा में होंगे, ब्लैडर में होंगे, ब्लैडर में सिस्टाइटिस इन्फेक्शन कॉज करेंगे, फिर ऊपर असेंडिंग, इसको हम कहते हैं असेंडिंग यूरो एपिथेलियल, तो ये यूरेटर से जाते हुए आगे पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकते हैं किडनी के अंदर। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ऑन लेटर स्टेजेस व्हेन वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआईज, देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द लोअर यूटीआईज एंड द अपर यूटीआईज। यानी लोअर, जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा, वी टॉक अबाउट द लोअर आरटीआईज एंड अपर आरटीआईज। Similarly, we will talk about the lower UTIs and upper UTIs. Lower UTIs regarding the urethra and the bladder, and the upper and the urethra and ureter, and upper RTIs regarding the kidney, which is pyelonephritis. तो अगर हम बात करें कि ये किस तरह जा रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी पैथोजेनेसिस को देखें। अब इसकी पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो इसमें 4 रूट ऑफ स्प्रेड हैं, यानी 4 तरीकों से हम कह सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड करेगा। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है असेंडिंग ट्रांस यूरेथ्रल रूट, देन ब्लड रूट है हमारे पास, देन फ्यू अदर रूट्स हैं जिसमें लिम्फेटिक रूट आपका आ जाता है। लिम्फेटिक रूट के अलावा आपकी डायरेक्ट एक्सटेंशन आ जाती है, यानी डायरेक्टली विजाइना से, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली रेक्टम से जो इक्वलाई है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जाके अपर यूटीआई कॉज करेगा या लोअर यूटीआई कॉज करेगा। ब्लड स्ट्रीम की हम बात करें तो डायरेक्टली ब्लड बॉर्न जो है वो इन्फेक्शन होगा। इसमें पेशेंट के जो, अगर आप यूरिन एनालिसिस करवाएं तो उसमें बैक्टीरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 रूट ऑफ स्प्रेड हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये स्प्रेड करता है या इसकी पैथोजेनेसिस की वजह बनता है यूटीआई की। ओके, अगर रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से यूटीआई हो सकता है, तो एक बहुत कॉमन, अगर ड्रग एसोसिएटेड हमारे पास रीजंस हैं, तो ड्रग और इलेक्ट्रोजेनिक एसोसिएटेड जो रीजंस हैं उनकी हम बात करें तो फोलिक कैथीटर, यानी ऐसे पेशेंट जिनको कैथीटर लगा होता है जिस किसी भी वजह से हॉस्पिटल के अंदर, तो उनमें ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूटीआई हो सके। फिर जिनमें रीअकरेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक हो, वाई रीअकरेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, कि एक पेशेंट बार बार एंटीबायोटिक ले रहा है तो उनका नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा। हमने बात की थी कि इकोलाई नॉर्मल फ्लोरा में पाया जाता है लेकिन ओनली 10%। जब बार बार आपको पता है एंटीबायोटिक ली जाती है, रिसेंट यूज में एंटीबायोटिक होती है, तो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को चांस मिल जाता है कि वो ग्रो कर सके और अपनी कॉलोनीज बना सके। और स्पेसिफिकली जो विजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है इक्वलाई। फिर स्पर्मिसाइड्स की बात करें तो स्पर्मिसाइड्स ऐसे ड्रग हैं जो स्पर्म्स को किल करते हैं। अगर हम इनकी भी बात करें तो ये वहां पे इरिटेशन कॉज कर देते हैं स्पेसिफिक एरिया में, और वहां पे इक्वलाई की अटैचमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। ये तो आपकी ड्रग एसोसिएटेड बिहेवियर। अब हम ड्रग एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हो गया, अब हम बात करते हैं बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स की। उसमें अवॉइडिंग डिसफंक्शन आ जाता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं, काफी देर तक वॉशरूम में नहीं जाते, या किसी भी वजह से उनमें यूरिनरी रिटेंशन का इशू होता है, या वो किसी भी वजह से उनके ब्लैडर में ज्यादा देर तक यूरिन रिटेन करता है। उस सूरत में क्या होता है, ज्यादातर देर तक यूरिन रिटेन करने की वजह से वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया को ये टाइम मिल जाता है कि वो ग्रो करे और ऊपर की तरफ असेंडिंग साइड पे, जो हमने एक रूट ऑफ स्प्रेड देखा है कि असेंडिंग साइड पे यूरिटर की तरफ जाए, यूरिथ्रा से ब्लैडर और फिर यूरिटर की तरफ जाए। इसी तरह अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स या फ्रिक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इस सिचुएशन में भी बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है एक यूटीआई का।
इसमें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी फिर यूटीआई की तरफ चले जाते हैं, जैसे क्लामीडिया, ट्राइकोमाइटस एक स्पेसिफिक यूरिथ्राइटिस कॉज करता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूटीआई। इसके अलावा एनाटॉमिकल, अगर फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो वेजिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स, फीमेल सेक्स एंड प्रेगनेंसी, ये तीन रीजंस हैं। अब इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये तीनों रीजंस आया क्या है। देखो यूरिट्रल, जब हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो अगेन ये क्या करता है, ये रेट्रोग्रेड फ्लो करता है यूरिन का। यानी ज्यादा देर तक यूरिन जब ब्लैडर में रहेगा किसी भी वजह से, सपोज कोई इंसुफिशियंसी है पेशेंट में कि वो यूरिन को पास नहीं कर सकता, फ्रिक्वेंटली यूरिनरी रिटेंशन रहती है पेशेंट में, तो क्या होगा कि रेट्रोग्रेड फ्लो करेगा यूरिन ऊपर की तरफ, और वहां पे बैक्टीरिया को ग्रोथ के चांसेस मिल जाएंगे। इट विल बैक्टीरिया विल गेट टाइम टू मेक colonies and grow there, and it will lead to the upper UTI infection like pyelonephritis as well. जब हम फीमेल जेंडर की बात करते हैं तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि इट्स मोर कॉमन इन फीमेल because of their urethra. Why? Because they are having short urethra of 4 centimeter. So when pathogen will travel towards the urethra, it will take less time to travel from the 4 centimeter urethra. Whether as in comparison to men's are having 25 centimeter long urethra. So if E. coli wants to travel to the bladder, it will take more time in the male urethra as compared to female, because female are having only 4 centimeter long urethra. तो ड्यू टू द शॉर्टर यूरेथ्रा, इक्वलाई के लिए आसान हो जाएगा तो यूरेथ्रा से ब्लडर में जाए और वहां पे इंफेक्शन कॉज करे। When we talk about the pregnancy, as we all know कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई हुए होते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होते हैं तो वो ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। वी नो कि इनसाइड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका विजरल ऑर्गन्स हैं वो स्मूथ मसल्स के बने हैं, तो वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो प्रेशर है वो जो पी पास करने का प्रेशर है वो कम हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन रहती है और बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है कि वो ग्रो करे। तो इसलिए बैक्टीरियूरिया इज वेरी कॉमन इन द प्रेगनेंसी। We will discuss about the treatment, common treatment later in the treatment segment. And lastly, genetic reasons. जेनेटिक रीजंस में कुछ रीजंस आ जाते हैं, फेमिलियल टेंडेंसी, जीन्स, सस्टेप्टेबल यूरो एपिथेलियल सेल्स, ऐसे सेल्स, एक स्पेसिफिक ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें जो हमारी आईजीए एंटीबॉडीज हैं वो कम बनती हैं, तो ये एक जेनेटिक रीजन होती है। देन विजाइनल म्यूकस प्रॉपर्टीज की वजह से ये म्यूकस ज्यादा बनने की वजह से वहां पे इक्वलाई स्टिकी हो जाती है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो फोलिक कैथेटर, एंड देन वॉइडिंग डिसफंक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फीमेल in females pregnancy, and vesico-urethral reflex. So these are the common ones. Okay. So what are the common terminologies we use when we talk about the UTIs? Urethritis. Urethritis basically is the infection or inflammation of the urethral tract or the ureter. When we talk about cystitis, it's the infection of urinary bladder. यानी ये मसाने का ब्लैडर का इंफेक्शन है, cystitis. And when we talk about urethritis, it's the infection of ureter, urethra, bladder, and then the ureter. तो यूरेटर का जब इंफेक्शन होगा यूरिथ्रल ट्रैक का, तो वहां पे कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन,
urgency, and frequency of urination. And when we talk about cystitis, cystitis में आपको क्या देखने को मिलेगा कि dysuria again, painful urination, painful urination के अलावा frequency and urgency of urination and pyuria and hematouria. यानी जब सिस्टाइटिस होगा यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूटीआई होगा, वेदर इट्स अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल सिस्टाइटिस, हमें क्या देखने को मिलेगा? पाइयूरिया यानी पस इन द यूरिन एंड हेमाटोयूरिया यानी ब्लड इन द यूरिन। तो ये आपको दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अगर हम सिंपल सिस्टाइटिस की बात करें तो इट्स मोर कॉमन इन द हेल्दी अडल्ट फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जो कि 12 ईयर्स से अबव हैं यानी अब अडल्टहुड की तरफ जा चुकी हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं। और इसमें सिस्टाइटिस के अंदर जो सबसे कॉमन यूटीआई की टाइप है उसमें आप देखेंगे कि कोई फीवर नहीं हो रहा, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग भी नहीं है, जो एक साइड पेन होती है वो भी नहीं आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि स्टिल वहां पे जब आप यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो पेशेंट में रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे और सिस्टाइटिस सस्पेक्टेड होगा। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये लेटर सिम्टम्स की तरफ जा सकता है। इसमें पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, पायूरिया एंड हेमाटोयूरिया वगैरह देखने को मिल सकता है, पस एंड ब्लड इन द यूरिन व्हेन इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। फिर यूरिथ्राइटिस की अगर हम बात करें तो फर्स्टली ओके, सिस्टाइटिस की जब हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप का सिस्टाइटिस है, एक एक्यूट है एंड देन क्रॉनिक है और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसी फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगा या मेल्स के अंदर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या उनको साथ कोई और डिजीज हो जैसे डायबिटीज हो या कोई और डिजीज हो या उन्हें फोलिक कैथीटर लगा हो, तो आपको सिस्टाइटिस कहाँ पे देखने को मिलेगा? कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे फोलिक कैथीटर है या कोई कोमोर्बिडिटी है या हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा और वहां पे फिर पस एंड ब्लड के चांसेस भी हैं। लेकिन नॉर्मली डिसयूरिया पेशेंट फील करेगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड वन। यूरिथ्राइटिस की हम बात करें तो यूरिथ्राइटिस कुड बी वेरी कॉमन, कुड बी ड्यू टू द chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhea. These are the pathogens which also cause sexually transmitted diseases. So urethritis is more common in that kind of patient. Again, a simple medication which we will discuss in the treatment section. Both of these urethritis and cystitis are the lower UTIs infection. अब हम अपर यूटीआई इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इज सिंपली द इन्फेक्शन ऑफ द किडनी एंड इसमें पायूरिया, पस, फीवर, पेन एंड पेन बहुत ज्यादा होगा पेशेंट को, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन होगा। ओके, so few other terminologies: recurrent, reinfection, and relapse. Okay, recurrent, more than three symptomatic UTIs. Not we are not talking about asymptomatic UTIs. We are talking about symptomatic UTIs. More than three symptomatic UTIs within a year. तो हम कहेंगे कि this is the recurrent UTI. री-इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो री-इन्फेक्शन इज कि अगर एक पेशेंट है उसको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है लेकिन ड्यू टू डिफरेंट पैथोजन, सपोज पहली बार इकोलाई की वजह से हुआ, सेकंड टाइम उसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई की वजह से होता है विच इज रेयर, और मोर कॉमन इज प्रोटियस मिराबिलस। तो प्रोटियस मिराबिलस की वजह से सेकंड टाइम हो गया, तो पैथोजन डिफरेंट होंगे लेकिन रीअक्रेंस है। रिलैप्स तब होगा जब रीअक्रेंट यूटीआई तो है यानी मोर देन थ्री सिम्टोमेटिक यूटीआई विद इन अ ईयर तो है, लेकिन सेम पैथोजन की रिकरेंस हो रही है। यहाँ पे कौन सा पैथोजन आ सकता है? यहाँ पे मुझे आप बताइएगा कि ऐसे हमने कौन से पैथोजन अभी देखे हैं जो कि काफी हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंट हैं और डिफिकल्ट टू ट्रीट हैं। ये हमने कुछ पैथोजेंस की बात की थी, कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे बता सकें कि यहाँ पे सेम स्पीशीज का पैथोजन है, दैट कुड बी इक्वलाई बट
what are others pathogens those are difficult to treat? वो कौन से हो सकते हैं? हमने दो तीन, या Pseudomonas aeruginosa is really difficult to treat, and इसमें क्या होगा कि इसमें पेशेंट को पाइयूरिया भी आप देखेंगे कि पाइयूरिया और हेमेटोयूरिया भी देखने को पेशेंट को मिलेगा। अब रिलैप्स कब होगा? जब हमारे पास रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है, रीअक्रेंट, री इन्फेक्शन एंड रिलैप्स। एंड विद इन 2 वीक्स ऑफ थेरेपी अगर सेम पैथोजन की वजह से रीअक्रेंट हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज की। अनकॉम्प्लिकेटेड में आपकी ऐसी यूटीआईज हैं जिनकी कोई अंडरलाइन डिजीज की वजह से ना हो रही हो, सपोज न्यूरोजेनिक ब्लैडर की वजह से ना हो रही हो, लाइक कोई नर्व डैमेज की वजह से नहीं है ब्लैडर के, कोई रीनल डिजीज नहीं है, डायबिटीज मिलाइटिस नहीं है, डिफेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब नहीं है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, anatomically and physiologically patient is fine, RFTs are fine, then we will say that it's uncomplicated UTIs. And even cystitis could lead to a complicated UTI. But initially, as a acute cystitis, it's a uncomplicated UTI. But it can be converted into a complicated one, right? So, what are the complicated one? Complicated one है जो कि अब न्यूरोजेनिक डिजीज इन्वॉल्व है, नर्व डैमेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ब्लैडर है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन का फ्लो ठीक नहीं है, या वहां पे किसी स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, कैल्कुलाई न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी है, कैथीटर की वजह से इंफेक्शन हुआ है, या अगेन एज आई सेड के किडनी स्टोन है, नेफ्रोपैथी है, किडनी डिजीज हो गई है, या स्कारिंग, या आप कह सकते हैं कि पेरेन्काइमा किडनी की जो है वो जो है वहां पे स्कारिंग हो रही है, रीनल स्कारिंग, इम्पेयर्ड आरएफटीज देखने को मिलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, दैट कुड बी एक्यूट एंड क्रोनिक बोथ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यूरिथराइटिस हो या सिस्टाइटिस हो या आपका प्रोस्टाटिस हो, तो ये जो इन्फेक्शंस हैं ये आपको पहले अनकॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे, फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाते हुए दिखेंगे। लेकिन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस फ्रॉम द बिगिनिंग could be a complicated UTI because it it's having a very dangerous symptoms and a severe pain. Patient will experience a severe pain कि पेशेंट कहेगा कि बस मुझे एनाल्जेसिक्स दें, आईवी एनाल्जेसिक्स दें और एंटीबायोटिक्स दें, आईवी एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। ना काबिल बर्दाश्त दर्द होता है इसमें पेशेंट को अक्सर। और उसकी रीजंस अगर नेफ्रोलिथाइसिस की तरफ, यानी अगर किडनी स्टोन्स भी हो तो उसकी तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। लेकिन इसका सिर्फ इन्फेक्शन का ही पेन बहुत शदीद होता है, इवन इट्स ऑन द बिगनिंग। ओके, so the common symptoms of lower UTI, specifically the acute cystitis, is burning micturition, painful urination, dysuria, a constant urge to urinate, but not able to urinate. Like feel हो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। क्लाउडी यूरिन, फाउल ऑर्डर, pelvic पेन, ये सारे जो इंडिकेशंस हैं। pelvic पेन मोर कॉमन इन फीमेल्स, तो दीज आर द लोअर यूटीआई, और वी कैन से कि ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको एक्यूट सिस्टाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। Then the symptoms of UTI overall, if we talk about the symptoms of UTI, then it would be dysuria, painful urination, increased frequency of micturition or burning, hematuria, blood in the urine, pyuria, pus in the urine, fever, nausea, vomiting. Specifically, patient will experience nausea, vomiting in the pyelonephritis, and then flank pain. This is also very common symptoms of pyelonephritis, even it's acute and or chronic. Loin pain, we also call it flank pain or loin pain. It's at the lower back area, or it could affect the abdominal or pelvic area.
and slightly the back area, साइड बैक एरिया. देन टेंडरनेस, व्हेन आप टच करेंगे पेशेंट को तो वो दर्द फील करेगा. देन अदर कॉमन सिम्टम्स आर फाउल, स्मेली और क्लाउडी और डार्क यूरिन, चिल्स पेशेंट को आते हैं, कपकपी होती है, ठंड लगती है, बुखार होता है, सिंपली नोजिया, वॉमिटिंग, सर दर्द रहेगा पेशेंट के. तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स. ओके. अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आपने ऐसे पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं. तो अगर हम बात करें पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, तो तब तो आपने सीबीसी, आरएफटीज और अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना है, चाहे वो क्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, जब अपर यूटीआई के इन्फेक्शन हो चुका है. अब लोअर यूटीआई का इन्फेक्शन है तो डिपस्टिक टेस्ट है. ये नाइट्रेट बेसिकली आपके यूरिन में बताता है. ये डिपस्टिक टेस्ट में अगर पिंक कलर का आए तो हम कहते हैं कि नाइट्रेट प्रेजेंट है और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, प्रॉब्ली यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है. फिर यूरिन एग्जामिनेशन पेशेंट का, ये एक यूरिन एनालिसिस बहुत कॉमन है. आगे हम लैब फाइंडिंग्स देखेंगे कि क्या है. यूरिन कल्चर, एंड देन इफ इट्स अ स्वेयर केस देन सीटी स्कैन एंड एमआरआई. So these are the basics investigations. ओके. सो अगर इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो वेरी बेसिक फ्यू थिंग्स हम देख लेते हैं, एंड दैट इज द नॉर्मल लैब वैल्यूज एंड और abnormal lab values. Then we talk about the normal lab values. pH of urine is from acidic to alkaline. Yani 4.6 is little acidic, quite acidic, and then it's uh, going towards the alkaline pH 8. यानी अगर वैसे अगर आप पेशेंट की नॉर्मल अल्कलाइन या एसिडिक पीएच नहीं होगी कंप्लीटली, बल्कि ये 6 to 7 के बिटवीन होगी. अपेरेंस क्लियर है, कलर पेल टू एम्बर होगा, ऑर्डर एरोमेटिक होगा, यानी एक aromatic as like a fragrance, जैसे aromatic फ्रेग्रेंसेस होती हैं. ब्लड नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स नहीं होंगे, एस्टरेज एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा. अगर हम अब नॉर्मल लैब फाइंडिंग्स की बात करें तो अल्कलाइन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, या यूरिन बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, यानी 8 से पीएच ऊपर चली जाएगी. अपीयरेंस क्लाउडी येलो हो जाएगा, डीप एम्बर कलर हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग होगी, डार्क भी स्मेलिंग हो सकती है, डिफरेंट कलर की अपीयरेंस हो सकती है, ब्लड प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट है. तो दीज आर द सिंपल लैब फाइंडिंग्स जो कि इनिशियली की जाती हैं. नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी नॉन स्पेसिफिक थेरेपी क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट तो हमारे माइंड में आता है कि शायद हमारे पास यही ट्रीटमेंट है कि एंटीबायोटिक्स दे दी जाए, लेकिन वी आर हैविंग सम अदर ऑप्शंस एज वेल. इनिशियली पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का कहें, ताकि जो यूरिथ्रा के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पैथोजेंस हैं वो फ्लश आउट हो जाएं. बस ज्यादा से ज्यादा पेशेंट पानी पिएगा, ज्यादा यूरिन करेगा, पास आउट करेगा, तो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाएंगे. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जैसे क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट. इसकी स्पेसिफिक क्रैनबेरी की अमाउंट होती है जो ऑलमोस्ट 266 mg होती है, और मोर और लेस. तो इसमें हम कहा जा कहते हैं कि इस अमाउंट में जब क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें प्रोएंथोसाइनिडिन्स होते हैं, जो कि इक्वलाई के एंड्स पे चिपक जाते हैं और उससे ब्लैडर की वॉल के साथ चिपकने नहीं देते, जिसकी वजह से वो वहां पे स्टिक होके कॉलोनीज नहीं बना पाता, और इवेंचुअली जब पेशेंट पानी पीता है तो वो फ्लश आउट हो जाते हैं. डीमिनोज भी इसी तरह काम करता है कि वो डीमिनोज जो है वो उस एंड्स पे स्टिक हो जाता है और उसे फ्लश आउट करने को, यूरिन को हेल्प करता है. बियरबेरी is also helpful in acute cystitis because it provide anti-inflammatory, antibacterial effect, and mild kind of a mild diuretic effect. Not a proper diuretic effect, but it gives like uh, it gives you a patient feel of urination. पेशेंट को एक फील देगा कि मैंने यूरिनेट करना है. विटामिन सी क्या करता है, थोड़ा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है
और जो पीएच है यूरिन की उससे थोड़ा एसिडिक करता है। डीमिनोज की हम बात कर चुके हैं। डीमिनोज इज द न्यू थिंग, और वी कैन से इट्स अ न्यू काइंड ऑफ शुगर जो कि यूज किया जा रहा है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा सकता है। और फॉर द प्रिवेंशन prophylaxis of the recurrent UTIs, and for the prevention and for the prophylaxis of UTI, it's Demonos is really good. Then we are having urinary alkanizers. ये यूरिन की पीएच को थोड़ा अल्कनाइज करते हैं। सिट्रोसोडा हो गया, स्ट्रालका हो गया, दीज आर फ्यू थिंग्स, जैसे कि इसमें आप सोडियम सिट्रेट, पोटाशियम सिट्रेट, ये these are few of the common urinary alkanizers. Then, lastly, we will talk about the treatment and the empiric therapy. Specifically, we are having few of the oral antibiotics for the lower UTIs, such as amoxicillin, as the empiric therapy. When we are not having the culture report, what are the pathogens, we don't know about it. Patient came to us and we have to prescribe something to the patient. And the oral antibiotic as the first line would be amoxicillin, the combination of amoxicillin and clavulanic acid, cephalexin, or a combination of cotride, cefamethasone, and trimethoprim, very common brand names Septron and nitrofurantoin and the ciprofloxacin. So these are the first line empiric therapies for the UTIs or uncomplicated UTIs, or for the lower UTIs. And now we will upon the parenteral antibiotics for the pyelonephritis, or we can say the upper UTIs or complicated UTIs. For the pyelonephritis, we have to give patient parenteral antibiotics. If it's complicated or patient is hospitalized. So cefuroxime, ceftazidime, these are the ceprofloxacin, cephalosporins, and then the fluoroquinolones, ciprofloxacin, gentamicin, again coamoxiclav, and piperacillin with the combination of tazobactam for the resistant infections. Like we talk about the Pseudomonas aeruginosa. If the infection is due to the Pseudomonas aeruginosa, if the UTI is due to the Pseudomonas aeruginosa, that we will give tazobactam. If the infection is due to Serratia, which is very rare, then we will give patient meropenem because it's ultra broad spectrum antibiotic. So for the resistant infection, we will give the piperacillin with the tazobactam and meropenem. Or for the initial complicated infections, we can choose cefuroxime, coamoxiclav, gentamicin, ciprofloxacin as a parenteral therapy. Doses are given. We were talking about bacteriuria of pregnancy. So जब हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की तो हमने कहा था कि प्रेगनेंसी में क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्मूथ मसल्स को ये को रिलैक्स करता है, ब्लडर के तो जिनमें टेंशन होती है जिसकी वजह से फिर बैक्टीरिया को ग्रो करने का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया ऑफ प्रेगनेंसी क्योंकि कॉमन है तो फर्स्ट चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस अमोक्सिसिलिन है, देन सेफालेक्सिन है, देन नाइट्रोफेंटोइन है। तो जब हम नाइट्रोफेंटोइन की बात करते हैं तो वन पॉइंट केम इनटू माय माइंड दैट व्हाट वुड बी द प्रोफाइलेक्सिस ड्यू टू एंटीबायोटिक। So if we are giving antibiotics prophylactically for the UTI, then what it would be? So nitrofurantoin is the can be given as a prophylactically for the UTI as well as Supron, the combination of both that. प्रोफाइलेक्टिकली दिया जा रहा है तो हम कौन सी दो एंटीबायोटिक दे सकते हैं? सेप्ट्रॉन एंड नाइट्रोफेरेंटोइन। और प्रेगनेंसी में हम ऑक्सीसिलिन, सेफालेक्सिन और नाइट्रोफेरेंटोइन दे सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में आमतौर पर हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है
कि दी जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेकिन वे बच्चों की जो ग्रोइंग जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करती है, तो ये नहीं देनी चाहिए। नाइट्रोफेंटोइन की भी हम बात करें तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर में या नियर टू द डिलीवरी नहीं देनी चाहिए। अगर हम सिप्रोन की बात करें यानी कोट्राई की, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने कोट्राई नहीं देनी। इसके अलावा जो गुड ऑप्शन है एंड सेफेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास वो अमोक्सिक्लेव है या अमोक्सिसिलिन है। And then amoxicillin or comoxicillin is the better option as a first line and more safer than other options. So we should avoid ciprofloxacin and nitrofurantoin in the last trimester and cotrimazole in the first trimester. Okay. So these are basic management for the patient in the pregnancy. Now we will discuss a clinical case study regarding our topic, and you all have to solve this case at the end of the session. So let's see. What's the clinical case study? A 32 years old female, as we said earlier, it's very common in females and younger females presents with the complaint of painful and frequent urination, means dysuria, for the past 2 days, means it's an acute case because of the patient is experiencing infection from the past 2 days. No history of any medical condition, no comorbidities, no surgeries or any other medications. Patient is completely fine before 2 days. It's just the acute condition of dysuria. Vital signs are normal. On the physical examination of the pain, there is a tenderness in the suprapubic region, or we can say in the lower pelvic region or suprapubic region. And on the urine analysis, we observed that WBCs are positive, uh, present, and the positive leukocyte esterase and nitrates are present or positive when we did dipstick test and urine analysis. So upon doing the urine analysis, we observe WBCs and leukocyte esterase are positive and nitrate test is positive or dipstick test, right? So what would be the diagnosis and appropriate treatment for her? I will reply in the comment section as well. We're gonna stop the recording. You all have to answer this clinical case study in the comment section of YouTube, and you can tell your name there for the attendance, and you can also ask your queries there. Thank you very much for the active listening. Thank you very much, everyone. Hope you enjoyed the session. Allah Hafiz. Take care.